क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में यानी बिल्कुल गोल सर्कल में चक्कर लगाती है या दीर्घ वृत्ताकार या एलिप्स के रूप में चक्कर लगाती है? क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वी की जो स्पीड है वो सूर्य के चारों तरफ घूमते समय हमेशा एक जैसी रहती है या कुछ उसमें परिवर्तन आता है? क्या पृथ्वी सूर्य के कभी नजदीक और कभी कुछ दूर होती है या हमेशा एक समान दूरी बनाए रखती है? या फिर क्या पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उन सभी की गतियां एक समान है या अलग अलग हैं? स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों के जवाब केपलर के द्वारा अपने गति विषयक जो ग्रहों की गति विषयक नियम है या प्लैनेटरी मोशन है उनके नियमों के अंतर्गत केपलर के द्वारा दिए गए थे। केपलर यूरोप के एक खगोलविद थे और ब्राहे के द्वारा बनाए गए मैप्स का इन्होंने यूज किया था। ब्राहे ने पहली ऑब्जर्वेटरी बनाई थी यूरोप के अंदर। ब्राहे ने नंगी आंखों से ही देख देख कर तारों और ग्रहों की गतियों संबंधी बहुत सारे मैप्स बनाए थे। इन सारे मैप्स का प्रयोग किया था केपलर ने। 1608 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का जब आविष्कार कर दिया गया तो उसके बाद केपलर का काम और आसान हो गया और केपलर ने टेलीस्कोप की मदद से दिन रात ग्रहों की और तारों की गतियों को देखना प्रारंभ किया। 1608 में टेलीस्कोप की खोज हुई थी और 1609 में ही केपलर ने अपने पहले 2 नियम दे दिए। 10 वर्ष बाद केपलर ने एक तीसरा नियम भी दिया जो ग्रहों की गति के विषय में था। यद्यपि केपलर अपने नियमों का आधार नहीं बता पाया, कारण नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी उसने 3 नियम प्रतिपादित किए। इन नियमों को हम इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं, इनके पीछे की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए, केपलर का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार सोलर सिस्टम की ही अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, यानी एक समय ये थोड़ा पास होती है और एक समय ये दूर होती है। केपलर ने बताया था कि कोई भी पिंड अंतरिक्ष का जब दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो ठीक गोलाकार कक्षा में चक्कर नहीं लगाता बल्कि एक एलिप्स यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसमें वो एक समय चक्कर लगाए जाने वाले पिंड के पास होता है और दूसरी समय उससे कुछ दूर होता है। साथ ही साथ केपलर ने यह भी बताया कि इस दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में 2 फोकाई होते हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। वैसे इसका सेंटर तो यहां होगा, लेकिन इसके 2 सेंटर हम ये मान लेते हैं। इन दोनों को उन्होंने नाम दिया फोकाई। तो उनके अनुसार 2 फोकाई होते हैं और इन दोनों फोकाई में से ही किसी न किसी एक फोकाई के अंदर वो पिंड होता है जिसका की चक्कर लगाया जाना है या जिसका चक्कर लगा रहे हैं। अब अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो इसको हम सन मान सकते हैं और ये हमारी क्या है, अर्थ है। तो केपलर के प्रथम नियम के अनुसार पिंड दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में दूसरे पिंड का चक्कर लगाते हैं और दूसरी बार वो जो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है उसमें 2 फोकाई होते हैं और उन दोनों में से किसी न किसी में वो पिंड स्थित होता है जिसका चक्कर दूसरा पिंड लगा रहा है। फर्स्ट नियम। सेकंड नियम, द्वितीय नियम के अनुसार इसी मैप में ही हम देख लेते हैं। ये सन है और ये अर्थ है, एक लाइन ड्रॉ कर दी। सपोज करिए कि एक दिन में पृथ्वी यहां से यहां आती है, यानी एक यूनिट टाइम में, यानी कि यहां से यहां तक का एरिया ये लाइन स्वाइप करेगी इस तरह से, यानी इस चीज को हम इसकी क्षेत्रीय दूरी कह सकते हैं।
ये तो हो गई दूरी, और ये हो गई क्षेत्रीय दूरी, एरिया डिस्टेंस। तो ये जो क्षेत्रीय दूरी है ये एक दिन में तय की है अर्थ ने, पृथ्वी ने। अब सपोज करिए कि अर्थ यहां आ गई है, तो जब अर्थ यहां होती है तो उसके द्वारा तय की गई क्षेत्रीय दूरी कौन सी होगी? ये। जब गणना की जाती है तो पता चलता है कि ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। एक दिन में और एक दिन में ये क्षेत्रीय दूरी इस क्षेत्रीय दूरी के इक्वल है, यानी कि एक समान समय में पिंड समान दूरी नहीं, समान क्षेत्रीय दूरी तय करते हैं। अब इस मैप के अनुसार जब अर्थ सन से दूर है तो वो केवल यहां से यहां पहुंची है, और जब वो पास में है तो वो यहां से यहां आ गई है। यानी कि जब पिंड पास में होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब पिंड दूर होते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। इसको मैं एक और प्रैक्टिकल से आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि ये पृथ्वी है, एक सेकेंड, सपोज करिए कि ये पृथ्वी है, ये आलू है वैसे, लेकिन सपोज करिए कि ये अर्थ है। यहां पर सूर्य है और ये इस तरह से इसका चक्कर लगा रही है, यहां पर सन है। अब ये जो अर्थ है ये ऐसे जाती है और ऐसे आती है, ऐसे जाती है और ऐसे आती है, ऐसे जाती है और ऐसे आती है। तो जब सन से ये दूर जा रही होती है तो इसकी स्पीड स्लो होती चली जाती है, और जब ये सन की तरफ को आती है इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और जब सबसे नजदीक होती है मैक्सिमम होती है, फिर ये दूर चली जाती है, फिर कम हो जाती है स्पीड, फिर जब पास आने लगती है तो फिर स्पीड बढ़ जाती है। दरअसल ये जो अर्थ है ये सूर्य की तरफ गिरने का ही तो प्रयास कर रही है, लेकिन गिर नहीं पाती है। क्यों नहीं गिर पाती है ये कैपलर को तो नहीं पता था, लेकिन बाद में न्यूटन के द्वारा ये बताया गया। आप इसको समझ लीजिए। देखिए ये सन है और ये अर्थ इसका चक्कर लगा रही है। जब अर्थ सन की तरफ गिरती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सन की है और अर्थ सन की ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधी हुई है, तो जब ये इसमें गिरती है तो सन भी यहां से यहां मूव हो जाता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारा सन भी स्थिर नहीं है। हमारा सन 22.5 करोड़ से 25 करोड़ सालों में हमारी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है। सन स्थिर नहीं है, और जब सन स्थिर नहीं है, ये सन है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे ऐसे भाग रही है इसके पीछे और सन आगे आगे भाग रहा है। यानी कि सन के अंदर पृथ्वी गिरने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्योंकि सन भी चल रहा है, सन में भी गति है, इसलिए पृथ्वी सन के अंदर नहीं गिर पाती। यहां से पृथ्वी जब यहां आती है तब तक सन यहां आ जाता है, तो पृथ्वी आगे की तरफ बढ़कर ऐसे लौटती है तो इस बार इधर चली जाती है। जब ये अब की बार सन की तरफ आती है तब तक सन यहां आ जाता है, तो फिर पृथ्वी लौटकर इधर निकल जाती है। इस तरह से पृथ्वी की जो गति है वो सन के चारों तरफ इस टाइप से होती है। आप देख रहे हैं हर बार पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है हर बार। तो पृथ्वी की जो गति है वो केवल असमान ही नहीं होती, पास आने पर तेज हो जाती है, दूर जाने पर स्लो हो जाती है, बल्कि पृथ्वी हर बार अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है। तो कैपलर ने यह बताया था कि जब पास में होती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जब दूर होती है, यहां होती है, तो स्पीड कम होती है, और जब यहां होती है तो पृथ्वी की स्पीड ज्यादा होती है। ये तो मैंने पृथ्वी का और सूर्य का एग्जांपल लिया। वैसे देखा जाए तो सभी अंतरिक्ष पिंडों में यही होता है। जब वो पास होते हैं तो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और जब दूर होते हैं तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है।
क्योंकि जिस पिंड के चारों ओर वो चक्कर लगा रहे हैं वो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं, और जब वो दूर जाने लगते हैं तो वो पिंड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनको खींचने लगती है, तो उनकी स्पीड कम होने लगती है और वो फिर उसी पिंड की ओर मुड़ने लगते हैं। केपलर का जो थर्ड लॉ है, तीसरा नियम, उसको देख लें। केपलर का तृतीय नियम है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है? आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, और आर क्या है? त्रिज्या यानी रेडियस। आवर्तकाल मतलब अगर हम पृथ्वी के ही बारे में देखें तो आवर्तकाल का मतलब है 365 एंड 1/4 दिन, यानी इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक सर्कल पूरा कर लेती है, तो वो पृथ्वी का क्या हो गया? आवर्तकाल, टाइम पीरियड हो गया। रेडियस यानी त्रिज्या, ये क्या है? अब इस मैप में ही अगर हम देखें तो यहां पर त्रिज्या इतनी है और यहां पर त्रिज्या इतनी है, तो इसका एवरेज कहां निकलेगा? इसका एवरेज यहां पर निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। कैसी रेडियस? त्रिज्या, एवरेज। क्योंकि एक समय पास है और एक समय दूर है, तो ये एवरेज हो गया। इसको एवरेज को ही क्या माना गया है? आर माना गया है। तो ये क्या है? एवरेज है। अब देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो इतने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो 14 करोड़ किलोमीटर है, और 14 करोड़ किलोमीटर को क्या कहा जाता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो छोटी दूरियां हैं उन्हें तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स इसमें हम नापते हैं, लेकिन जो अंतरिक्षीय दूरियां हैं उनको अगर इनमें नापेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट बनती है। इसलिए इनको नापने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो दूरी है जो सूर्य और पृथ्वी की एवरेज दूरी है, यानी एक समय पास एक समय दूर, एवरेज। तो इस आधार पर जो सूर्य और मंगल की एवरेज दूरी है वो 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी ये हमें आर पता चल गया मंगल का। तो इसके आधार पर हम मंगल का टी पता कर सकते हैं, आवर्तकाल पता कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अर्थ का आवर्तकाल पता है, हमें अर्थ की रेडियस पता है। हमें अगर मार्स की रेडियस पता चल गई तो हम मार्स का आवर्तकाल पता कर सकते हैं, यानी हम पता कर सकते हैं कि मार्स कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इसी आधार पर यह पता लगा है कि जो सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है वो है मरकरी यानी बुध ग्रह, और जो सबसे दूर है वो सबसे स्लो है। तो जो जितना पास होता है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है, और जो जितना दूर होता है सूर्य से या किसी पिंड से जिसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है उसकी स्पीड उतनी ही स्लो हो जाती है। ये चीजें किसने बताई? ये लेटर ऑन पीरियड में न्यूटन ने बताई। दरअसल केपलर ने ये 3 नियम जो दिए थे इनका रीजन बताने में केपलर असमर्थ था, लेकिन लगभग 100 वर्षों के बाद जब न्यूटन आए तो न्यूटन के द्वारा दिया गया यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी पिंड हैं सभी के ऊपर ग्रेविटेशन की थ्योरी एक ही तरह से काम करती है, इसीलिए उसको कहा गया है कि यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। और जब न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशनल थ्योरी दी गई तो उस ग्रेविटेशनल थ्योरी के आधार पर केपलर के जो नियम थे उनके पीछे के रीजंस हमें बाद में पता चलते हैं। तो गाइस, ये वीडियो मैंने आपको बताया केपलर के, जिसमें 3 नियमों को हमने अच्छे से समझा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको
तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी असल में प्रॉब्लम किस टॉपिक को, किस पॉइंट को लेकर आ रही है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। मीट यू सून। थैंक यू सो मच।